हेलो माय डियर बडीज़, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी फाइन होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपने मल्टीप्लायर के जो पार्ट नंबर फर्स्ट था उसके अंदर अपने इस चैप्टर और टॉपिक के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग, उसका फॉर्मूला, इसके साथ साथ मल्टीप्लायर का जो रिलेशनशिप था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ। एमपीसी के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव था और एमपीएस के साथ नेगेटिव था। इसे हमने इक्वेशन के थ्रू और डायग्राम के थ्रू प्रूव भी किया था। आज हम नेक्स्ट पार्ट को कवर अप करना शुरू करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम कोई थ्योरी को डिस्कस करते हैं, जब भी हम किसी थ्योरी को लेकर डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले हम कुछ बातें मान कर चलते हैं। जो बातें हम मान कर चलते हैं उन्हीं को इकोनॉमिक्स के अंदर हम अजम्पशंस कवर अप करते हैं। अजम्पशंस कह सकते हैं, अजम्पशंस ना कहकर एक तरीके की आप इसे कंडीशंस कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं तभी हमारी थ्योरी वर्क करेगी। और बेसिकली जो ये अजम्पशंस हैं ये किसके द्वारा हैं? ये केन्स के द्वारा हैं। ये केन्स के द्वारा है। फर्स्ट अजम्पशन को डिस्कस करते हैं। केन्स ने अपनी फर्स्ट अजम्पशन में कहा है कि अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये चाहते हैं, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि केन्स के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लायर है, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कई गुना चेंज आएगा, या इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ेगी। तो ये कब होगा? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो जो पहली शर्त है वो यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। देखो, हमने पढ़ा भी था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोग कंजम्पशन कैसा करेंगे? ज़्यादा। अब कंजम्पशन तभी तो ज़्यादा होगा जब मार्केट के अंदर जो गुड्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट अवेलेबल हो। और अगर वो अवेलेबल ही नहीं होगी तो इनकम के बढ़ने के बाद तो वो कंजम्पशन कवर अप ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट कंडीशन बाय केन्स कि ये एक ज़रूरी शर्त है, ये एक मान्यता ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो कंज्यूमर खरीदेंगे उसकी अवेलेबिलिटी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है मल्टीप्लायर पीरियड का। मल्टीप्लायर नीड्स टाइम स्लैग्स टू शो इट्स इफेक्ट। ठीक हुआ? तो कहने का सेंस क्या है कि केन्स यहाँ पर ये कहता है कि जो मल्टीप्लायर अपना इफेक्ट शो करेगा, वो जो टाइम लैग है वो शॉर्ट भी हो सकता है और वो लॉन्ग भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो शॉर्ट है तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या यूँ कह लीजिए कि इसकी वजह से जो मल्टीप्लायर है वो ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर टाइम पीरियड लॉन्ग है तो वहाँ पर जो मल्टीप्लायर का इफेक्ट होगा वो कैसा होगा? कम होगा। अगली अजम्पशन है जिसमें केन्स मानकर चलता है कि हमें ये भी ज़रूरी समझना है कि एक इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अभी नहीं मिली है। क्योंकि अगर एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मिल गई तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर सभी लोगों को काम मिला हुआ है तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद ना तो कोई प्रोडक्शन बढ़ेगा और ना ही आगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और ना ही लोगों के पास इनकम आएगी। तो हम यही मानकर चलेंगे कि लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पर एक इकोनॉमी वर्क कर रही है। अगली जो अजम्पशन है हमारे पास वो है स्टेडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसके अकॉर्डिंग केन्स ये कहना चाहता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये लगातार होनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जो मल्टीप्लायर है उसका इफेक्ट मेंटेन रहे तो उसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो स्टेडी होनी चाहिए, वो लगातार होनी चाहिए, उसमें बनी रहनी चाहिए। ठीक है? वो क्रम जारी रहना चाहिए। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की हम मेन बात कर रहे हैं वो कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं केन्स? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो ज़्यादा प्रॉफिट और इनकम पर डिपेंड नहीं करता। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अगले पार्ट के अंदर अगली जो हमारी असम्पशन है वो है नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर का भी बढ़ना जरूरी है। अब ये एक्सपेंडिचर किस किस तरीके से बढ़ सकता है? तो वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जरूरी नहीं कि नॉर्मल जो लोग हैं उनके द्वारा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस को क्या कर दे? रिड्यूस दे। और जिसकी वजह से लोगों के पास जो पैसा है वो ज़्यादा बचेगा और इससे वो डिमांड या कंजम्पशन कैसी करेंगे? ज़्यादा करेंगे। और में इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वर्क। इस तरीके से कवर अप किया जाए कि लोग जो सेविंग्स है वो कम करें और कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा करें। इससे क्या होगा? लोगों के द्वारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा और एक का खर्चा दूसरे की इनकम, और यही ज़रूरी होता है इस सीक्वेंस के अंदर, मल्टीप्लायर के अंदर। अगली असम्पशन में वो ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज़ ज़रूर होना चाहिए। और सबसे खास बात कि जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो रहा है वो नेट इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी कि एक्चुअल में आप कोई न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट वगैरह लगा रहे हो या न्यू मशीनरी खरीद रहे हो, ऐसा ना हो कि आप एक जगह से पैसे को निकाल रहे हैं और दूसरी जगह पैसे को लगा रहे हैं। तो वहाँ पर इफेक्ट इक्वल ही रहेगा, उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा मल्टीप्लायर पर। तो अगर आप चाहते हो कि मल्टीप्लायर वर्किंग अच्छी करे, वो कई गुना बढ़े, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट का नेट इंक्रीज़ होना ज़रूरी है। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो हम इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हैं वो कौन सी लेकर चल रहे हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वैसे तो जो मल्टीप्लायर है ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। बट समटाइम्स इवन हमने ये भी देखा है कि जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो एब्सेंट है। जो मेन रोल रहा है वो किसका रहा है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का रहा है। अगली जो अजम्पशन है वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी कहने का सेंस क्या हुआ कि हम फॉरेन ट्रेड को यहाँ पर लेकर नहीं चल रहे हैं, कि हमारे कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम एब्सेंट लेकर चल रहे हैं। अगली जो हमारी असम्पशन है वो है कांस्टेंट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो हमने एक तरीके से आप यूँ समझिए कि जो एमपीसी है कि जो आप अपनी इनकम का कितना पार्ट खर्च करेंगे, तो उसको एक कांस्टेंट लिया हुआ है। एक कांस्टेंट कहने का सेंस यहाँ पर फिक्स्ड से है, फिक्स्ड लिया हुआ है कि सपोज आप फिक्स ले लेते हैं। इस चैप्टर में अगर मैं कहूँ तो हमने 1/2 लिया हुआ है कि अगर इनकम जितनी भी, सपोज अगर इनकम 100 है तो हम उसका हाफ पोर्शन क्या कर लेंगे? कंज्यूम कर लेंगे। तो आप उसे किस तरह मानकर चलेंगे? फिक्स्ड मानकर चलेंगे। अगली असम्पशन है हमारे पास इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी। जो केन्स है वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स जहाँ वो कंट्रीज़, जहाँ वो इकोनॉमीज़ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो मल्टीप्लायर है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, वो मोर इफेक्टिवली काम करेगा।
ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज़ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज़ हाई इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देन एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर्स में वो बात नहीं, उतनी उनकी जो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी वो ज़्यादा नहीं होती जितनी हाई इनकम इलास्टिसिटी होती है इंडस्ट्रियल गुड्स की। अगली असम्पशन में वो बता रहा है कि जिस प्रकार आप ये कह रहे थे कि कंज्यूमर गुड्स के अंदर गुड्स की अवेलेबिलिटी अच्छी रहेगी, सिमिलरली हम ये भी मानकर चलेंगे कि जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है वहाँ पर सरप्लस कैपेसिटी है। ठीक हुआ? सरप्लस कैपेसिटी है किसमें? कंज्यूमर गुड्स में। पहले वाले में हमने ये देखा था कि वहाँ कैपिटल गुड्स में, कैपिटल गुड्स यहाँ पर अगर वहाँ पर कैपिटल गुड्स नहीं रहा तो हमें देखना होगा कि असम्पशन में मे बी ये सेम ना हो गई हो। वैसे दो दो तरीके की असम्पशंस आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स में भी और कंज्यूमर गुड्स में भी, दोनों में ही सफिशिएंट क्वांटिटी अवेलेबल है ताकि आप उस गुड्स को खरीद सको, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, दोनों को ही। अगर प्रोड्यूसर है, अगर वो खरीदने के लिए जा रहा है, इनकम बढ़ती है, तो बड़ी इनकम से अगर वो कंजम्पशन करने जा रहा है तो पर्याप्त मात्रा में गुड्स अवेलेबल, हम ये भी मानकर चलेंगे। एंड सिमिलरली और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगा रहे हो तो वो भी एक इकोनॉमी के अंदर पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। अगला है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। सिंस वी नो दैट कि हम जानते हैं प्रोडक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत नहीं होती कि आपके पास प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल आ गया तो आपने प्रोडक्शन कर दिया, नहीं, इसके अलावा भी बाकी के फैक्टर्स जरूरी होते हैं। रॉ मटेरियल हुआ, स्किल्ड लेबर्स हो गई एटसेट्रा, तो उनकी भी पर्याप्त मात्रा अवेलेबल है। सिमिलरली एक अगली असम्पशन है वो भी जरूरी है, नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, कि हम ये भी मानकर चलेंगे कि जो इनकम का बंटवारा हो रहा है, जहाँ इनकम डिवाइड हो रही है, जहाँ जो लोगों के पास इनकम आ रही है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। क्योंकि अगर इनकम चेंज होगी तो वहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को भी चेंज करना होगा, जबकि हम ऑलरेडी एक असम्पशन में कह चुके हैं कि एमपीसी को हम कैसा लेकर चल रहे हैं, फिक्स लेकर चल रहे हैं। ये सारी वो बातें जो हम मान कर चल रहे हैं अपने आने वाले या अपने इस कंसेप्ट को जो है एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर उसे प्रूव करने के लिए। और एक असम्पशन लास्ट में हम और कह सकते हैं कि प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइजेस राइज होते हैं, प्राइजेस राइज होते हैं तो डिमांड उसके कंपैरेटिवली में इम्पैक्ट होगी और डिमांड में भी कैसी हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये कुछ हमारी मेन असम्पशंस हैं। एक असम्पशन और मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा आप लोगों को, और वो केन्स की असम्पशन है कि जो कंजम्पशन है वो फंक्शन है करंट इनकम का। कंजम्पशन कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम, वो करंट इनकम पर डिपेंड करता है, उसका रिजल्ट है। अगला पॉइंट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लायर। अजम्पशंस को कवर करने के बाद अब हम करते हैं मल्टीप्लायर का विश्लेषण, यानी कि गुणक का विश्लेषण। इसे टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, जिसको हिंदी में अगत्यात्मक विश्लेषण बोलते हैं और इसे हिंदी में गत्यात्मक विश्लेषण के नाम से जानते हैं। बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस जो है ये केन्स द्वारा दिया गया है, केन्स द्वारा दिया गया। वैसे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो बेसिक रहा है वो है ही केन्स का, लेकिन केन्स ने जब इसे दिया, अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है और फिर डायनामिक का मतलब क्या है। तो केन्स ने जब कंपैरेटिव स्टडी के एनालिसिस को दिया तो इसने इसमें क्या कहा, इसका मतलब क्या है कंपैरेटिव स्टडी के एनालिसिस का। इसके अकॉर्डिंग केन्स ने ये सिर्फ यही बताया है कि जो मल्टीप्लायर है उसमें ये बताया है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कई गुना चेंज आएगा। सपोज अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम कई गुना बढ़ेगी। जहाँ जहाँ दूसरी तरीके से उसने बताया है कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है, अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है तो इनकम कई गुना कम होगी, कई गुना कम होगी। बट वो ये नहीं बता पाया। यहाँ पर दो बातें बताने में केन्स नाकामयाब रहा है। पहली बात, आखिर जैसे सपोज मैं इसी को ले लूँ कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसकी वजह से इनकम कई गुना बढ़ रहा है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इनकम कई गुना बढ़ रही है, तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है। आपको याद हो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एक टेबल एक्सप्लेन करी थी कि किस तरीके से एक राउंड्स चलते हैं, आप 100 करोड़ रुपीज़ उस पर इन्वेस्ट करते हो, आधा आप खर्च कर लेते हो, आधा आप सेव कर लेते हो। एक्चुअली ये बात केन्स नहीं बता पाया था। ये जो टेबल थी ये बेसिकली डायनामिक एनालिसिस की टेबल थी। ये तो आप लोगों को थोड़ा बढ़िया बताने के लिए, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कवर अप करने के लिए ये टेबल बताई गई थी। वैसे जो ये टेबल है ये डायनामिक एनालिसिस का पार्ट है। तो केन्स आखिर में मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली में कैसे काम करता है इसे बताने में नाकामयाब रहा। ठीक हुआ। और दूसरी बात वो ये बताने में भी नाकामयाब रहा कि ये कितने टाइम में होता है, ये कितने टाइम पीरियड में होता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने 10 रुपये लगाए हैं और 10 रुपये लगाते ही 1 मिनट के अंदर वो 50 रुपये बन जाएंगे और मल्टीप्लायर 5 गुना होगा, ऐसा तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो टाइम पीरियड लगता होगा। तो केन्स बेसिकली दो बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कितने समय में और किस प्रोसेस से ये चीज़ होती है। वो सिर्फ इतनी ही बात बता पाया कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में चेंज आएगा और कई गुना आएगा, और इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितने गुना चेंज आएगा जो इसको एक्सप्लेन करे उसी को बोलते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। तो इसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर और दूसरा होता है बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। ये है हमारे पास, इसके टू पार्ट्स हैं, फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर और दूसरा होगा बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। जबकि जो डायनामिक एनालिसिस है ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया है। ये किन के द्वारा दिया गया है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया गया है। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ये बताएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में चेंज आएगा वो कैसे आएगा, एक्चुअली उसके प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे और वो कितने टाइम पीरियड में भी होगा ये भी वो बताएंगे। देखिए ये है हमारा एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट जिसको हमने कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस बोला, केन्स के द्वारा दिया गया है।
तो इसने सिर्फ इतना ही बताया, देखो लिखा हुआ ना, सिंपली टेल्स एस व्हाट विल बी द फाइनल चेंज इन इनकम, इनकम में फाइनली कितना चेंज आएगा एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बस इसी कंसेप्ट को केन्स का कंपैरेटिव स्टैटिक मल्टीप्लायर कहा गया। इसमें दो चीज़ें रहेंगी, अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था। एक होगा हमारे पास फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर और दूसरा होगा हमारे पास बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ेगी, इनकम कई गुना बढ़ेगी। आप इस ग्राफ के जरिए देख भी सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पर इनकम को दिखाया गया है और वर्टिकल पर एक्सपेंडिचर को दिखाया गया है। ये हमारी 45 डिग्री इसकी इक्वलिटी को दिखाता हुआ एग्रीगेट सप्लाई कर जहाँ वाई है। स्टार्टिंग के अंदर ये नॉर्मल हमारी इकोनॉमी चल रही है और नॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, सपोज इकोनॉमी यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, सिंस वी नो दैट कि हम दो सेक्टर्स को लेकर चल रहे हैं, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसिंग, तो एग्रीगेट डिमांड में दो ही चीज़ें रहेंगी। तो अब क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट को 10 से बढ़ाया जाता है, 10 से बढ़ाया जाता है और हमारी ऑलरेडी एक अजम्पशन है कि मल्टीप्लायर कितना है 2 और एमपीसी फिक्स्ड है कितना 0.5, क्योंकि जब एमपीसी 0.5 फिक्स्ड है तो मल्टीप्लायर कितना होगा 2 होगा। तो अगर इन्वेस्टमेंट को 10 से बढ़ाया जाए, देखिए आप इस फॉर्मूले को माइंड में रखें, के इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिवन है 10 और मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 2, तो इसका मतलब इनकम कितने से बढ़ने वाली है 20 से। तो जब आपने 10 से, देखो 10 से आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, तो यहाँ पर देखो सी प्लस आई, तो चेंज किस में आया इन्वेस्टमेंट में, तो 10 से इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड नीचे से ऊपर चला गया और उसकी वजह से मल्टीप्लायर गिवन है 10 गुना 2, तो मल्टीप्लायर की वजह से इनकम कितने से बढ़ गई, तो इनकम 20 से बढ़ गई। डेल्टा का मतलब चेंज, चेंज आया किस में है इनकम में 20 में, इसकी वजह से आया है ड्यू टू चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10। तो ये देखिए पहले 10 इनकम थी और 10 ही एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट था, लेकिन इन्वेस्टमेंट 10 से और बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो गया 20, लेकिन बढ़ा तो कितने से 10 से, और दो मल्टीप्लायर होने की वजह से आपका जो इनकम है वो 20 से बढ़कर टोटल कितनी हो गई है 30। दिस इज फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। ऑन द अदर हैंड नेक्स्ट वन इज बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर आप 10 से इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हैं कम, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए डी ऊपर है, उसके बाद न्यू AD1 नीचे आए, तो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में 10 से इन्वेस्टमेंट को कम किया गया, 20 थी तो कितनी हो गई 10, और पहले जो इनकम 30 थी और मल्टीप्लायर 2, उसने उतने से इनकम 20 से क्या हो गई कम। तो देखो इन्वेस्टमेंट तो 10 से कम हुआ, इन्वेस्टमेंट तो 10 से कम हुआ, लेकिन इनकम 20 से कम हो गई, रीज़न क्योंकि मल्टीप्लायर कितना है 2 है। इसका कहने का सेंस क्या हुआ कि जो मल्टीप्लायर है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ भी काम करता है, दोनों डायरेक्शंस में काम करता है, और जो मल्टीप्लायर है वो बैकवर्ड भी काम करता है। अगला है हमारे पास डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, हिंदी में गत्यात्मक बोलते हैं इसे। अब जानते हैं कि जो डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है ये गिवन है बाय मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जैसे प्रोफेसर हार्ट हैं, जैसे कि प्रोफेसर हार्ट रहे, HART हार्ट, इन्होंने कहा था कि जो केन्स है वो ये बताने में नाकामयाब रहा है कि जो मल्टीप्लायर है वो कैसे काम करता है और कितने समय में वो काम करता है। तो इन दोनों के आंसर देने के लिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जिस कंसेप्ट को दिया है इसी को बोलते हैं डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। हालांकि इससे रिलेटेड एक टेबल को हम फर्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्टिंग में देख चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो टेबल है ये डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर की है। हम एक टेबल के थ्रू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डायनामिक मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन विद दिस टेबल, एक टेबल के थ्रू हम इसे देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, ये हम स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज मान रहे हैं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो किस में आ रहा है इनकम में, और यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं चेंज इन कंजम्पशन, या फिर आप इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक हुआ, और ये हमारे पास क्या रहेंगी, एक तरीके से आप चाहें तो सेविंग्स भी कह सकते हैं, आप सेविंग्स कह सकते हैं, आप लीकेजेस कह सकते हैं, लीकेजेस शब्द को हम आगे चलकर कवर भी करेंगे। ठीक हुआ, तो अब देखते हैं इस चीज़ के इसके अंदर क्या है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, स्टार्टिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से बढ़ेगा, और वो जो 100 रुपये हैं एक का खर्चा दूसरे की क्या होगी इनकम, और हमारी एक मान्यता है कि जितनी भी इनकम है उसका आधा खर्च कर लिया जाएगा, जो MPC वो 0.5 है। ठीक हुआ ना, तो जो यहाँ पर हमारे पास कंजम्पशन रहेगा वो इस तरीके से 50 का कंजम्पशन रहेगा और 50 क्या हो जाएंगे सेविंग्स हो जाएंगे, एक का खर्चा दूसरे की इनकम, तो इतने से इनकम फिर से 50 आ गई, 50 का आधा खर्च और आधा सेव हो जाएगा, 25 एक का खर्चा दूसरे की इनकम, तो आधा क्या हो जाएगा खर्च और आधा क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। तो तो इस तरह से ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। कई बार कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता है कि हम ये 50 निकाल कैसे रहे हैं। देखिए इसमें हमने ऑलरेडी कहा है कि जो आप लोगों की इनकम है वो 100 है, उसका आधा हम क्या कर देंगे खर्च, तो आधे को चाहे 1/2 लिख लो, और अगर 1/2 नहीं लिखना चाहते तो आप इसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भी आंसर 50 ही आएगा। सिमिलरली आगे यहाँ से 50 को लें, 50 मल्टीप्लाई बाय में 0.5, यहाँ से 25 मल्टीप्लाई बाय में 0.5, तो यहाँ 25 यहाँ 12.5, तो इस तरीके से ये आंसर आता रहेगा। अब हमने देखा कि जो हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट थी वो 100 थी, जो एक ही बार की गई है, और कुछ समय के बाद ये टाइम पीरियड यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो राउंड हैं टाइम राउंड के हैं, ये ईयर्स में हो सकते हैं, ये मंथ्स में हो सकते हैं, और उसकी वजह से इनकम 200 हो गई है।
तो हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, जिन्होंने डायनामिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को दिया, तो उन्होंने दोनों ही आंसर देने की कोशिश की है। पहला ये कि हाउ मल्टीप्लायर वर्क, कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, तो मल्टीप्लायर इस प्रोसेस से काम करता है। और दूसरा कितने टाइम में, तो कितना कुछ ना कुछ टाइम लगता है, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी टाइम लैग, एक समय का अंतराल जरूर होगा, तभी जो मल्टीप्लायर है वो क्या करता हुआ नजर आएगा, वर्क करता हुआ नजर आएगा। अब हम इसी जो टेबल है, यही जो टेबल है हमारे पास, इसी टेबल को हम डायग्राम या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये वाली टेबल को हम अभी अभी कवर करके आए हैं। यहाँ पर किस तरीके से 100 करोड़ रुपए का जो निवेश था, उसकी वजह से जो इनकम है वो 200 करोड़ में चेंज हो जाती है। सिमिलरली आप इस टेबल को इस तरह के डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए पर वही अजम्पशंस पहले लेनी पड़ेगी कि स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी 2.5 है, मल्टीप्लायर 2 है, तो टोटल इनकम में चेंज कितना आएगा 200। तो कुछ नहीं, इस तरीके से बस ये राउंड चल रहे हैं, ठीक हुआ ना। ये पहला राउंड था, इस तरीके से ये दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, तो राउंड चलते जा रहे हैं। और जो आपके 100 रुपये थे, एक का इनकम, दूसरे की क्या है खर्च, ठीक हुआ ना। देखो एक तरफ खर्चे को दिखाया हुआ है और एक तरफ इनकम को दिखाया हुआ है। तो ये कितनी इनकम है, इसका आधा अगली बार 25 खर्च, ठीक हुआ ना। तो 25 एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम, तो इसका आधा अगली बार खर्च, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। तो इस तरीके से कवर करते करते जब आप इस 100 को यहाँ तक लेकर जाएंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 200। कहने का सेंस इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 100 चेंज करने से आपकी इनकम टोटल कितनी हो रही है 200। इसी टेबल से डायग्राम के साथ साथ हम ग्राफ को भी बना सकते हैं। देखिए नीचे जीडीपी को दिखाया हुआ है, जीडीपी कह लें, इनकम कह लें, आउटपुट कह लें, और इस तरफ हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड वही हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। दो पार्ट्स हैं, ये इकोनॉमी का स्टार्टिंग फेज है और हम यहाँ पर खड़े हैं, इतनी इनकम है और ये टोटल एग्रीगेट डिमांड है। स्टार्टिंग के अंदर फिर से वही सेम बात, निवेश कितने से बढ़ाया जाता है 100 से, इतने से निवेश को बढ़ाया गया, इन्वेस्टमेंट को चेंज किया गया। एक बार जितना भी इन्वेस्टमेंट आया उतने से इनकम बढ़ गई 100 से। इनकम का आधा कंजम्पशन खर्च कर देंगे, आधा जिसका खर्चा दूसरे की इनकम, फिर से एक का खर्चा, उसका आधा हम क्या कर देंगे कि इनकम जितनी आई उसका आधा वो खर्च और आधा फिर से सेव होकर वो इनकम बढ़ता चला जाएगा। और इस तरीके से करते करते एक पॉइंट पर जाकर ये लगभग कितना हो जाएगा 200, ठीक हुआ। तो ये देखो टोटल 300 आ रहा है। 3 क्यों आ रहा है, 100 पहले ही था, 100 पहले ही था मार्केट, मैंने कहा ना, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी जब चल रही होती है तो ऐसा नहीं कि उसमें पहले से कोई इनकम नहीं, पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बिल्कुल है। तभी नहीं तो हम अपने फॉर्मूले में इन्वेस्टमेंट को चेंज करता हुआ नजर दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से इनकम में चेंज आ रहा है। पहले भी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ रही है, ठीक है, पहले 50 है, ठीक हुआ इन्वेस्टमेंट, और इनकम पहले कितनी है 100 है। अब हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को 100 से और चेंज कर दिया, ठीक हुआ। तो ये देखिए 100 से चेंज करके कितनी हो गई 150, 150, और पहले इनकम कितनी थी 100 थी, और इसकी वजह से मल्टीप्लायर 2 है, इसकी वजह से टोटल इनकम कितनी हो गई 300, क्योंकि 100 पहले थी, 200 अब बढ़ी तो 300। तो 150 से 300 होने का मतलब भी तो वही है कि कितने से मल्टीप्लायर पर काम कर रहा है, 2 से काम कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार हम आ भी रहा था, लीकेजेस क्या होती है मल्टीप्लायर में। देखिए लीकेजेस का मतलब क्या होता है, जब एक सेक्टर का पैसा, जब एक सेक्टर का पैसा, ये हमारे पास एक सेक्टर है, सपोज हाउस होल्ड सेक्टर है, और एक है प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जब एक सेक्टर का पैसा दूसरे सेक्टर में पूरा नहीं पहुंच पाता, कहीं रास्ते में रह जाता है, उसी को हम लीकेजेस बोल देते हैं। या यूँ मानकर चलिए कि जैसे हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ लोग यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं और पैसा कमाते हैं और वो पैसा लेकर अपने घर पर आते हैं। अगली बार उस पैसे से कुछ ना कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज। पर जितनी भी इनकम उनके पास आई होती है, सपोज वो यहाँ पर काम किया और काम करके उन्होंने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये कमाकर वो अपने घर पर लेकर आए, तो 100 का 100 ही गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च नहीं कर देते। इसका कुछ पोर्शन, सपोज 20 रुपये, वो क्या कर लेते हैं सेव। तो इससे क्या हुआ, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जो 100 रुपये जाने चाहिए थे वो 100 ना जाकर कितने गए 80। तो जो 20 रुपये हैं ये किस चीज़ को शो कर रही हैं, ये लीकेजेस को कर रही हैं। अब इसी मल्टीप्लायर पर क्या इफेक्ट आता है, हम इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर की भी बात कर रहे हैं अगर देखा जाए, तो ये जो टॉपिक है ये इफेक्ट ऑन मल्टीप्लायर को भी बताएगा। तो जितनी ज़्यादा लीकेजेस होंगी, जितनी ज़्यादा लीकेजेस होंगी, याद रखना, जहाँ इसी को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग की तरह आप डील कर सकते हैं, की तरह कह सकता हूँ बस, कि क्योंकि इसका एक पार्ट है बस, जितनी ज़्यादा लीकेजेस होंगी, जितनी ज़्यादा लीकेजेस होंगी, मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा वीक होगा। क्यों, क्योंकि लोग उतना कंजम्पशन नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला पॉइंट है आइडल सेविंग्स। आइडल सेविंग्स कौन सा है, जिस पर कोई एक्टिवली कुछ रिटर्न नहीं उनको मिल रहा। अगर लोग अपने घरों के अंदर कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से जो लोग सेविंग करते हैं, जहाँ उसकी वजह से क्या होगा, कंजम्पशन कैसा होगा, कम। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि इस टॉपिक के अंदर हम वो सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं जिसे किसी ना किसी तरीके से कंजम्पशन क्या होता है कम, या यूँ कह लीजिए कि एमपीसी क्या हो रहा है कम, जिस जिस वजह से एमपीसी कम होगा वही हमारे क्या है लीकेजेस है। तो पहला तो सेविंग ही हो गया। दूसरा है परचेज ऑफ शेयर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर आप कुछ शेयर वगैरह या गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह खरीद लेते हैं, तो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास चला गया या किसी के पास भी चला गया, तो लेकिन आपने उतने पैसे से कंजम्पशन नहीं किया, तो कंजम्पशन कम, एमपीसी कम, तो मल्टीप्लायर भी कम, या यूँ कह लीजिए कि लीकेजेस ज़्यादा हुई तो मल्टीप्लायर कम। तीसरा है पेइंग ऑफ ओल्ड डेट्स। आपकी इंक्रीज इनकम हुई है कंट्री की इकोनॉमी की, विच इज़ यूटिलाइज इन पेइंग फॉर ओल्ड डेट्स, नॉट स्पेंड ऑन, आपने कंजम्पशन पर खर्च नहीं पाया, आपके कोई पुराने कर्ज थे उसको चुकाने पर पैसा खर्च हो गया। और इसी तरीके से एक कंट्री के अंदर इम्पोर्ट, क्योंकि अगर इम्पोर्ट होते हैं तो पैसा दूसरी कंट्री में चला जाता है और आप उसे कंजम्पशन पर नहीं कवर कर पाते, उसकी वजह से भी जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कम होती है।
अगला पॉइंट है हमारे पास एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड्स। सपोज जो कंज्यूमर की गुड्स हैं, खाने पीने वाली, पहनने वाली, यूज़ करने वाली, उसका एक्सेस में स्टॉक पड़ा हुआ है। इनकम बढ़ी, कंज्यूमर ने उसको एग्जिस्टिंग स्टॉक से खरीद लिया और प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब और प्रोडक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ तो और लोगों को आगे इनकम भी नहीं पड़ी। तो मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से अगर कुछ लोगों में या इकोनॉमी के अंदर हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, कहने का सेंस जब लोग ज़्यादा पैसा कैश में रखना पसंद करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पैसा कैश में रखना पसंद करते हैं उसके तीन कारण हो सकते हैं जो केन्स के ही हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है, कभी इन्हें डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस वजह से लोग कंजम्पशन कैसा कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। तो डेफिनेटली मल्टीप्लायर विल बी लो। सिमिलरली प्राइस इन्फ्लेशन, जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आप ज़्यादा पैसे से सिर्फ उतनी ही गुड्स खरीद पाओगे जितनी पहले खरीद पा रहे थे, तो कंजम्पशन बढ़ने की बजाय कम होगा। एंड नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन सिस्टम। अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ गया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि जो इनकम बढ़ी उससे होना तो ये चाहिए था कि हम कंजम्पशन ज़्यादा करते, पर नहीं, टैक्स बढ़ गया, उतना पोर्शन फिर वहीं पर रह गया, तो उससे भी जो आप लोगों का उपभोग है वो नहीं बढ़ पाता, कंजम्पशन नहीं बढ़ पाता। और हम वही सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से कंजम्पशन कम होता है, और कंजम्पशन के कम होने से या एमपीसी के कम होने से मल्टीप्लायर भी कम होता है। और अगला पॉइंट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज। आप सभी जानते हैं कि जब कंपनीज के अंदर प्रॉफिट होता है तो जो डिविडेंड के फॉर्म पर मिलता है, तो कई बार एक बार डिविडेंड देने के बाद, एक बार प्रॉफिट देने के बाद वो पैसा बच जाता है, लेकिन कंपनी दोबारा उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि अगर दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करे तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से एमपीसी बढ़ेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता तो उतने से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कंजम्पशन है वो उतना नहीं बढ़ पाता, और कारण मल्टीप्लायर विल बी लो। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर है सिंगल इंजेक्शन, और दूसरा है हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन। क्या मतलब है इसका? वो कहता है कि अगर एक बार इन्वेस्टमेंट की जाए, एक ही बार इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे क्या होगा, और अगर बार बार इन्वेस्टमेंट की जाए तो उससे क्या होगा। बहुत सिंपल है। अगर आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम देख भी चुके हैं, एक बार आपने 10 की इन्वेस्टमेंट करी, और हर बार मानकर चल रहे हैं कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है कितनी है, 1/2 यानी कि 0.5, जितना आप जितनी आपकी इनकम आएगी उसका आधा आप कंज्यूम कर लोगे और आधा आपका सेव हो जाएगा, और एक का खर्चा फिर दूसरे की इनकम, फिर वो इनकम का आधा, फिर वो खर्चा, आधा खर्चा, इस तरीके से चलता रहता है, और धीरे धीरे हाफ 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 होते होते धीरे धीरे वो इनकम कैसी हो जाती है, जीरो, जिसको हमने रिपल इफेक्ट के थ्रू भी कवर अप किया था फर्स्ट पार्ट में, कि देखिए कि आपने एक बार कंकड़ मारा और उसकी वजह से एक बार तो लहरें बहुत उमड़ती हैं, लेकिन धीरे 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 वो डिसअपियर हो जाती है। सिमिलरली हमारा सिंगल इंजेक्शन इन्वेस्टमेंट के साथ भी होता है। अगर आप वंस कोई चीज़ की इन्वेस्टमेंट करती है तो एक बार तो उससे इनकम बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो इनकम जीरो तक पहुंच जाती है। लेकिन एक इकोनॉमी के लिए सबसे जो ज़्यादा फायदेमंद है वो है कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन मल्टीप्लायर। कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन में क्या होगा, पहली बार आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपको पता है कि अगले साल वो कितनी रह जाएगी, 5, बट आप उसी के साथ अगले के 10 की और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सिमिलरली आपको पता है कि जो उससे पिछले साल करी थी वो 2.5 रहने वाली है, और जो पिछले साल करी थी वो 5, तो आपने 10 की और इन्वेस्टमेंट करी। तो इसी को बोलते हैं स्टीडी इन्वेस्टमेंट। आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, जब तक पहली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मल्टीप्लायर जो की है उसकी वैल्यू 2 है, आपने इन्वेस्टमेंट कितने से करी, 10 से, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनकम कितने से बढ़ने वाली है, 20 से। तो एक बार इनकम 20 से बढ़े तो अगले साल भी वो कितनी होगी, 20, अगले साल भी कितनी होगी, 20, तो वो कम नहीं होगी, हर बार इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, 10 प्लस में 5 प्लस में 2.5, 10, 5 और 2.5, 17.5, 18, 19, 20, एक बार 20 होने के बाद खत्म। लेकिन यहाँ पर हर साल वो 20 रहेगी, जब बढ़ती चली जाएगी। ये होता है कॉन्टिन्यूस इंजेक्शन मल्टीप्लायर। अगला है हमारे पास कि जो हमने अभी भी टॉपिक पढ़ा है मल्टीप्लायर, उसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। बहुत ही सिंपल है कि मल्टीप्लायर आपको समराइज़ करता है कि किस तरीके से जो केन्स का मॉडल है वो वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इनकम जनरेशन होती है। ठीक हुआ। इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिलता है। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं। अगर आप इनकम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। और मल्टीप्लायर गाइड करता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को, कि किस तरीके से वो पॉलिसी रहनी चाहिए। इट इज़ हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग अ स्टेबल फुल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, कि फुल एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके की जो नीति है उसको मार्गदर्शन करने का काम करता है। इसी तरीके से एक चैप्टर आएगा ट्रेड साइकिल्स का, जहाँ पर बूम रिसेशन वगैरह है, तो वहाँ पर भी इसका कहीं ना कहीं रोल आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर हम एक सैमुअल्सन वगैरह की थ्योरी करेंगे, जहाँ पर हिक्स और सैमुअल्सन ने अपनी थ्योरी के अंदर मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर को ही जिम्मेदार बताया है ट्रेड साइकिल्स के आने के लिए। आगे आप ही क्या देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन, मल्टीप्लायर थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई एन इजी मनी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, डेफिएट स्पेंडिंग इज इफेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट शुड बी स्टार्टेड इन सेक्टर वेयर द मल्टीप्लायर में बी ग्रेटर। तो आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पर मल्टीप्लायर का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये उस चीज़ को भी बताने में हमारी हेल्प करता है। इट इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रोसेस, किस तरीके से कीमतें बढ़ती हैं और उसमें मल्टीप्लायर का क्या रोल रहता है, ये उसे भी बताता है। और इसके अलावा भी इट इज़ यूज फॉर एक्सप्लेनिंग एक्सपेंशन इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द एक्टिविटीज़ में भी मल्टीप्लायर को देखा जाता है कहीं ना कहीं। एंड हर किसी की अगर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं तो कुछ ना कुछ उसकी क्रिटिसिज्म भी रहते हैं। तो लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इसके जो लिमिटेशंस हैं या क्रिटिसिज्म्स हैं या कमियां वो क्या हैं। तो इसकी पहली कमी तो यही है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट डज नॉट कम अप इन सफिशिएंट क्वांटिटी, कि अगर इन्वेस्टमेंट को अच्छी मात्रा में ना किया जाए तो मल्टीप्लायर खत्म है, वो फेल हो जाता है।
और एक चीज़ और है, समय अंतराल जितना अधिक होगा, गुना का मान उतना ही कम होगा। यानी कि ये ज़्यादा लंबे समय के अंदर खत्म हो रहा है। मल्टीप्लायर विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली अगर कंज्यूमर गुड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, प्लेंटी में। प्लेंटी का मतलब पर्याप्त मात्रा में। एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ कि जितनी हम अजम्पशंस करते हैं, जितनी भी हम अजम्पशंस करते हैं, अगर हम उस अजम्पशंस का जस्ट उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, तो वही हमारी लगभग क्या है, लिमिटेशंस है। जैसे हमने वहाँ पर ये भी कहा था कि कैपिटल गुड्स भी सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए, कंज्यूमर गुड्स भी सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए। तो अगर ये नहीं होती तो मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा। मस्ट बी मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी नेट इन्वेस्टमेंट। ये भी हमने कहा था कि नेट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, नेट एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो ये तभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करेगा। और मल्टी एक चीज़ हमने असम्पशन में ये भी पढ़ा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मल्टीप्लायर बढ़िया काम करे तो फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो। तो लास्ट में कंक्लूजन आप यही कह सकते हैं, केन्जियन मल्टीप्लायर जो था वो स्टैटिक है, ठीक है, इट इज़ ओनली अ म्यूटोलॉजी एंड एक्सप्लेन्स नथिंग एट ऑल। लास्ट में आप यही कहेंगे ये कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर पाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।